हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में आप सभी का स्वागत है। तो हम सीडीपी का क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर का। अभी पिछले 2 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखकर फिर आइएगा, क्योंकि उसमें हम टैग वर्ड बताए हैं जो कि बहुत ही आसान टैग वर्ड है, जिससे आप सिर्फ उसी टैग वर्ड को देखकर ऑप्शन को सही कर सकते हैं। जैसे इसमें भी हम बता देंगे, लेकिन वो वीडियो आप जाकर बाद में देख लेना ज़रूर। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, तो हम टैग वर्ड में बताए हैं याद करना कोई मतलब नहीं है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसको कर देंगे। याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड हैं, इसको ध्यान देंगे। ये ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ये कोई बात नहीं होती कि उसको प्राइवेट ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़े। अगर वहाँ पे विद्यालय में जाकर पढ़ रहा है तो उसको प्राइवेट ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, व्यवस्था फेल हुई है। व्यवस्था फेल होने का मतलब यह होता है कि उसको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है, या फिर वह अच्छे से सीख नहीं पाया है। लेकिन बच्चा नहीं सीख पाया है, ऐसा नहीं होगा, सिखा नहीं पाए हैं टीचर, ये होगा। क्योंकि बच्चा कभी गलती नहीं करता, अगर वो गलती करता है तो टीचर उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब टीचर की गलती है। तो यहाँ पे देखिए व्यवस्था फेल हुई है, अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो व्यवस्था वहाँ पे फेल हुई है। और बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं कि बच्चा योग्य न हो, उसीलिए तो वो पढ़ने जा रहा है, वो योग्य है। वो हमेशा उसको बच्चे को पॉजिटिव में लीजिए, और उसके बाद टीचर गौड़ होगा, प्राइमरी बच्चा ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ व्यवस्था फेल हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला, ध्यान दीजिएगा। क्या ऑप्शन कहता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके। देखिए टैग वर्ड में बताएं, रटना हमेशा निगेटिव टैग वर्ड है, तो रटना है तो गलत हो गया ऑप्शन। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। और उसके बाद देखिए परीक्षा परिणामों पर केंद्रित, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा परिणामों के लिए ऐसा कोई बात नहीं होता। तो हमेशा जो भी होगा बाल केंद्रित ही शिक्षा पद्धति अपनाकर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज, देखिए क्या दिया है, विद्यार्थियों के द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ये तो सही हो गया, ये सही लग रहा है। उसके बाद अगला देख लेते हैं। श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर वर्णन करना, इससे बच्चा क्या सीखेगा। हमेशा करके सीखने पर बल दिया जाता है, तो यहाँ पे जब खुद से कर रहा है बच्चा पहले ऑप्शन में, तो यही सही होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा देख लेते हैं। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाकर नहीं, जो खुद से करके सीख रहा है वो सबसे बेस्ट होगा। पहला देखिए खुद से अभी तक करके सीख रहा है, मतलब तीसरा ऑप्शन भी गलत है। विस्तृत व्याख्या करके, व्याख्या से नहीं, ये भी व्याख्या की बात कर रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि हमें खुद से करके सिखाना है बच्चे को, बच्चा खुद करे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका पहला ऑप्शन सही है। समावेशी शिक्षा, पहला ऑप्शन कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, हो सकता है सही है। विविधता की बात किया है, विविधता बताए थे, टैग वर्ड पॉजिटिव है, तो हो सकता है अभी इसको ले रही है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको भी देखते हैं। अगला दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर बताएं। टैग वर्ड में कठोर प्रक्रिया निगेटिव टैग वर्ड है, कठोरता की अगर बात की है तो निगेटिव टैग वर्ड है। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, ये गलत है। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित, मतलब तथ्यों की शिक्षा मतलब मतारोपण होता है, इससे संबंधित नहीं है। हाशिए पर
स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ना, ये भी गलत है। विविधता को हमेशा जोड़ देगा, हमेशा विविधता की बात करेगा। पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सी-टेट को सिर्फ समझना है, जो बच्चों के हित में रहेगा वही ऑप्शन को आपको पकड़ना है। अब बच्चा कभी भी गलत नहीं होता, यही आपको ध्यान में रखना है। बच्चा हमेशा प्राथमिकता उसको बच्चों को दीजिए और वो हमेशा सही उसको समझिए, कभी भी उसको गलत मत समझिए। वो अगर फेल हो रहा है तो वो गलत नहीं है कि वो फेल हुआ है, सिस्टम गलत है कि वो उसको पढ़ा नहीं पाए उस तरीके से। तो इसको समझ कर आप क्वेश्चन करिएगा हमेशा। देखिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं। लघु उत्तरी में तो हम लिखते हैं, तो ये तो नहीं होगा। मुक्त उत्तर में हम अपने मन से उत्तर देते हैं, मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता, इसको भी हम अपने से लिखते हैं। और उसका तीसरा देखिए, सत्य असत्य जो है, यही जो है ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, मतलब वस्तुनिष्ठ में। इसमें क्वेश्चन भी देगा, आंसर भी देगा, सत्य असत्य तो इसी में छांटना है। और निबंधात्मक जो है ये भी तो लिखना ही है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही है, सत्य और असत्य वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। अब देखिए प्रगतिशील की बात किया है, शिक्षा की विशेषता। अब देखिए पहले हम क्या दिया है, केवल प्रस्तावित पाठ्यक्रम। अब इसको काट ही दीजिए, कहाँ आगे पढ़ेंगे, क्योंकि केवल की बात कर दिया, निगेटिव है सीधा उसको। इसीलिए हम टैग वर्ड पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में बताए थे आपको। आप एक बार उस वीडियो को देख कर आइए, सब क्वेश्चन आप सही करेंगे। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। कभी भी नहीं, अंक प्राप्त करने की बातें नहीं है। हम क्या बताए थे, अंक प्राप्त करना, उपाधि धारण करना या कंपटीशन करना, मतलब कंपटीशन करने की बात, ये सब बच्चों पे नहीं है लागू। तो ये ऑप्शन निगेटिव टैग वर्ड है, अंक प्राप्त करने वाली बात। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में ज़रूरी नहीं है कि बार बार परीक्षा ही लिया जाए, उसमें और भी सिस्टम होती हैं। डी ऑप्शन देखिए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। सही है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, मतलब हर तरीके से, ताकि बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर ले, वहाँ पे समायोजित कर ले, ऐसा होना चाहिए। और समय सारणी से हर कार्य को किया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र अब यहाँ पे देखिए भरना है, के बारे में चिंतित है। पहला ऑप्शन देखिए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए, प्रश्न के प्रकार के लिए, विश्वसनीयता के लिए, वैधता के लिए। अब देखिए अगर वो पहले प्रश्न बना रहा है तो वही सोचेगा ना कि पूरा संपूर्ण विषय वस्तु को कैसे शामिल किया जाए, इसी पर वो चिंतित रहेगा। उसके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। अब देखिए विवेचनात्मक की बात किया है शिक्षा शास्त्र। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना चाहिए। तर्कना तो करना चाहिए स्वतंत्र रूप से ना, नहीं की बात कर दिया, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। कैसे अप्रासंगिक है, ये तो प्रासंगिक है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत कर दिया। अगला देखिए, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ मतलब जो स्वयं करके सीखता है, तो मतलब ये ऑप्शन सी वाला सही हो गया, क्योंकि वो अपने अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ को देख कर ही करते हैं। चलिए अगला देखते हैं डी वाला। पहले, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसी के नेतृत्व ही करें, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन, देखिए क्या कहता है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमता को बेहतर जानते हैं। ये तो सही बात है कि बाह्य अगर परीक्षक आकर देख रहे हैं तो उनकी अपेक्षा जो शिक्षक हमेशा बच्चों को पढ़ाया है वही जानेगा ना अच्छा चीज़ उसके बारे में क्या है क्या नहीं है। जो पहली बार बाहर से आया है वो कैसे उसको पता होगा कि बच्चा कैसा है।
तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है हमें। चलिए देखते हैं अगला वाला पहले ऑप्शन। किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये कोई बात नहीं है। किसी भी कीमत पे उसको अच्छे ग्रेड क्यों मिले, अगर वो नहीं किया है सही तो क्यों अच्छे ग्रेड मिले। और ग्रेड की बात ही नहीं करता, क्या बताए हैं, कभी भी शिक्षा शास्त्र ग्रेड की बात नहीं करता है। तो वो तो ग्रेड को वैसे ही निगेटिव टैग वर्ड है। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ये भी गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि विद्यालय जो है बाहर जो हो रहा है उससे ज़्यादा सक्षम थोड़ी है, ऐसा ऐसे ही गलत है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, किफ़ायती क्यों होगा, ज़रूरी है किफ़ायती ही हो, तो उनके लाभ में ही हो। मतलब पहला ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि जो बाहर के परीक्षक आएंगे उनसे बेहतर बच्चों को जो उनका खुद का शिक्षक है वही जानता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को समझते चलिएगा। सभी ऑप्शन जो टैग वर्ड बताएं उसी से मिलता जुलता सभी रहेगा आपके पास, सिर्फ ध्यान में रखिएगा। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये सही है, बताया था हम टैग वर्ड में विविध जो होता है पॉजिटिव होता है, तो अभी तो ये सही लग रहा है, आगे देखते हैं। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, कठोर अनुशासन बताएं निगेटिव टैग वर्ड है, ये तो ऐसे कट गया कठोर अनुशासन। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये कोई बात नहीं है, परीक्षा की संख्या बढ़ाकर व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित किया जाए, ये भी निगेटिव है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, एक समान गति पर कैसे बल देंगे, अगर बच्चा उस समय कम सीख रहा है तो कैसे एक समान गति पर आप बल देंगे। लचीलापन उसमें होना चाहिए, कभी चढ़ाव कभी उतार होता रहता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है कि विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी का विकास दर समान नहीं होता, ये तो सही है, ऊपर नीचे होता रहता है, सभी एक समान नहीं होते, क्योंकि कोई लंबा हो जाता है तो कोई छोटा ही रह जाता है। अगला देखते हैं। विकास हमेशा रेखी गति में, रेखी मतलब लगातार चलता रहेगा ऐसे ही, ये गलत है, लगातार नहीं होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए विकास जो होता है वो निरंतर चलता है, अब वृद्धि जो होता है वो निरंतर नहीं चलता, वो कुछ ईयर या फिर कुछ वर्ष के बाद वो ऑटोमेटिक रुक जाता है, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक रुक जाता है वो, तो ये निरंतर नहीं चलता। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया विकास जो है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। अगला डी देखिए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं अंतर संबंधित होती हैं, यहाँ नहीं दिया मतलब ये गलत है। तो इसमें देख लीजिए पहला ऑप्शन सही है कि जो विकास दर समान नहीं होता, सही बात है, दर समान नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो पहले स्टिक लगा है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास की बात कर रहा है, कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र हो गया, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, यही 4 है और यही सीरियल से है भी। और इसमें देखिए इसमें आध्यात्मिक दे दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। मनोवैज्ञानिक दिया है, इससे कोई मतलब, मानव विकास की बात किया है ना, मानव विकास शारीरिक होगा, संज्ञानात्मक होगा, संवेगात्मक होगा और सामाजिक होगा, पहला ऑप्शन सही है। अब इसमें देखिए आध्यात्मिक देकर गड़बड़ किया है, तो इसलिए ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं
और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डाट 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 आधारित है। अब देखिए, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल थियरी नहीं है ये। उसके बाद देखिए, पुनर्वलन पे नहीं है कि उसको कुछ मिल गया उससे मोटिवेट होकर, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है वो। अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ये भी नहीं है। ज्ञान के निर्माण, देखिए ज्ञान का निर्माण, डी ऑप्शन यही है, इसी से इसका ज्ञान का निर्माण हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, सही यही देखिए बी ऑप्शन है, संवेगात्मक दुश्चिता। इसको समझिए पहले, संवेगात्मक दुश्चिता क्या है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे कुछ इसका खास मतलब नहीं, लेकिन इसको आप जाने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा सामाजिक दुश्चिता, कोई बताए, कोई कमेंट में लिख सकता है इसको। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। चलिए इसके बारे में अभी हम कमेंट में टैग कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, और अन्यथा उसको सुन लीजिए। जब बच्चे को उसकी माँ के गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोह व संवेग दुश्चिता उत्पन्न होती है, जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य, शिक्षा के संबंध में बात किया है और सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में तो अपने ऐसी कोई बात नहीं है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, शिक्षा का बात किया तो क्या सम्मान करेंगे, हमेशा पैर छुएंगे, ये भी कोई बात नहीं है। सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन, यही होगा सी ऑप्शन, क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य यही है कि आप अपने आप को वातावरण में कैसे अनुकूल कर रहे हैं, कैसे समायोजित कर रहे हैं, यही बात होता है। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना चाहिए, ये भी कोई खास नहीं है, जो शिक्षा के क्षेत्र में यही है, वातावरण में अनुकूल और समायोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, वरीयता देता है, देखिए लड़कियों को वरीयता देता है, लड़कियों को वरीयता देने का मतलब कि पक्षपात कर रहा है, देखिए ध्यान से। वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह, देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह होगा, क्योंकि यहाँ पे वरीयता की बात किया है, भेदभाव कर दिया है, यहाँ पे लड़कियों को वरीयता दे रहा है, इसका मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह की बात किया है, यहाँ पे भेदभाव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर भेदभाव की बात आ जाए या ऑप्शन में लैंगिक पूर्वाग्रह दिख जाए तो आप मार दीजिएगा तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समवयस्क मतलब उनके जो एज के हैं, उससे क्या होगा देखिए अब आगे, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्न उत्तर सीख सकते हैं। सिर्फ प्रश्न उत्तर सीखने के लिए उनको साथ में करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ भी सीख सकते हैं ना। अगला देखते हैं क्या होता है। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, पाठ्यक्रम को पूरा जल्दी करने के लिए सबको एक साथ कर देंगे, ये भी कोई मतलब की बात नहीं है जो बच्चों के हित में हो। पाठ्यक्रम पूरा करके आप कहीं घूमने जाएंगे, बच्चों के हित में बात करिए, पहले बच्चों के हित की बात होना चाहिए। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे, देखिए पढ़ने के दौरान वो सामाजिक कौशल भी सीखेंगे, इसीलिए उनको समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ऑप्शन सी वाला सही है। और देखिए डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं पहले। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके,
बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए, ताकि हमें कोई बोझ न पड़े, भार न पड़े, इसके लिए आप बच्चों को एक साथ करेंगे, ये गलत है ना। तो बच्चों के हित में देखिए ये पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। पालन पोषण और शिक्षा का मानव व्यक्तित्व परिणाम मतलब मानव का व्यक्ति कहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए पालन पोषण और शिक्षा का ये तो होता है, ये तो है, लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होगा। पालन पोषण और शिक्षा से व्यक्तित्व का होता है, लेकिन और देखते हैं क्या होता है। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अब देखिए टैग वर्ड में बताएं कि आनुवंशिकता और वातावरण जिस ऑप्शन में आ जाए वो सही होता है, तो यानी इसका ये पहला वाला तब गलत हो जाएगा। पहला चीज़ है तो सही मैटर पहला, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए सी वाले में केवल का बात कर दिया निगेटिव टैग वर्ड, और डी वाले में भी केवल का बात कर दिया निगेटिव टैग वर्ड। तो हमेशा जो होता है मानव व्यक्तित्व परिणाम आनुवंशिकता और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए क्या दिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिना समूह के भी बेहतर सीख सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, गलत है ये भी। अगला देखते हैं। इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए, देखिए अनुशासन की बात बताएं कि गलत होता है टैग वर्ड में, अनुशासित क्यों करेंगे, ये गलत टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड है। तो आप देख लीजिए सभी वो सब गलत टैग वर्ड थे। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे आप तो क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है? कि बच्चे का जो विकास होता है वो भिन्न दर से होता है। कोई बच्चा कम सीखता है, कोई तेज़ सीखता है, कोई स्लो सीखता है। तो आप इसको समझेंगे, बच्चा तेज़ सीख रहा है, स्लो सीख रहा है। जो स्लो सीख रहा है उसको भी आप व्यक्तिगत रूप से मतलब उसको पर्सनली अकेले उसको ध्यान देंगे आप। क्यों वो कम सीख पा रहा है उस पर ध्यान देंगे, इसीलिए वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। देखिए डी ऑप्शन सही है। उसको बच्चे को सिखाना है तो उसको इंडिविजुअल भी आप सिखा सकते हैं, तो इसलिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब। प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक, समस्या समाधान का भी बात किया है तो हम समस्या के प्रति ही जागरूक की बात करेंगे हमेशा। उसके बाद क्या तीसरा ऑप्शन है, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ये कोई बात नहीं समस्या समाधान के लिए। और उसके बाद प्राकलन का निर्माण करना, ये भी कोई बात नहीं है। तो ये तीनों गलत है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक ये नहीं है, सीखने का क्षेत्र है भावात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक। ये तीन भाव होता है सीखने का। देखिए यहाँ पे हम इसको लिख दिए थे पहले से ही ताकि आप लोगों को ये भी पता रहे। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आध्यात्मिक रूप से सीखने का कोई क्षेत्र नहीं, व्यावसायिक रूप से भी कोई क्षेत्र नहीं है। भावात्मक होना चाहिए, क्रियात्मक रूप से सीखते हैं, संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि द्वारा, करके और भावनाओं द्वारा, ये तीन है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शायद यही लास्ट क्वेश्चन भी है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। कहने का मतलब है अगर बच्चा बार बार कार्य को कर रहा है तभी वो उस कार्य को करने में उबने लगता है।
बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बताए थे ना, बच्चा हमेशा बुद्धिमान ही है, समझिए। बच्चे को कभी आप गलत नहीं समझेंगे, बुद्धिमान है वो। तो यहाँ पे नहीं दिया मतलब वो ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बताया था ना, बच्चा हमेशा सीखेगा, उसके में योग्यता है, टीचर में योग्यता नहीं होगी, वो नहीं सिखा पा रहा है। तो इसलिए देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमेशा बच्चे को ही देखिए प्राथमिकता देना है, बच्चा हर तरीके से सही है। अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है, नहीं सीख पा रहा है, तो वो सिस्टम ख़राब है, वो टीचर सिखा नहीं पा रहे या उसके पास कौशल वो नहीं है सिखाने की। इस अकॉर्डिंग आप समझिएगा, सीटेट यही कहता ही है हमेशा। बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। अनुशासित पहले बताए निगेटिव टैग वर्ड है, तो कभी उसको अनुशासित नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो यांत्रिक रूप से बार बार कार्य को कर रहा है, इसलिए वो ऊब रहा है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला सेशन समाप्त होता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कोई भी हो, समझ में न आया हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उसका आंसर हम बता देंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से किसी ऐसे ही वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।